सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। जिस प्रकार मैं इस रास्ते पर एक नया व्यक्ति हूं। मेरा नाम आयुष शर्मा है सर, सुपुत्र श्री सीपी शर्मा, एक्स एमसी वार्ड नंबर 9। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन उद्देश्य है वो है कि मेरे जो विचार हैं, मेरे शहर के लिए प्लानिंग है वो जनता तक पहुंचे, जनता उस चीज़ को समझे। मतदान का मतलब है सर आत्मा का दान। वो आत्मा का दान जो करे वो सबको तोल कर करे। मेरे विचार आप सुनिए, मेरे उद्देश्य सुनिए। जो बरवाला की समस्याएं हैं, जो आज से नहीं पिछले 35 साल से चलती आ रही हैं, उनका आज तक भी कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। हर प्लान में ग्रांटें आई और ग्रांटें एकदम भूफा, किसी का कोई सदुपयोग आज तक नहीं हुआ। तो मैं उन चीज़ों को लेकर कुछ ऐसे उद्देश्य, जो मेन उद्देश्य हैं, उनका जिक्र करूंगा। कि सबसे पहले जो उद्देश्य है वो सैनिटाइजेशन का है, साफ सफाई का। सर, जितने कार्यकर्ता कमेटी के अंदर, जितने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए साफ सफाई को लेकर, उससे इस टाइम पर नगर पालिका में 5वां हिस्सा भी नहीं है। तो मैंने जो प्लान बनाया है वो कुछ ऐसा है कि अगर जो डीसी रेट पर भी एम्प्लॉयज़ लगते हैं, उनका वेतन रुक जाता है, उस कारण बिल पास नहीं हो पाते, तो वो स्ट्राइक पर रहते हैं, जिसके कारण बरवाला में सफाई का काम रुक जाता है। अभी भी हम एक कमरे में बैठकर एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर हम कहीं बाहर खड़े होते तो 360 डिग्री पर घुमा के, अगर आप अपना मोबाइल कैमरा जो भी है आप घुमाएंगे, तो बरवाला में कहीं किसी चीज़ का हल नहीं है। हर जगह आपको समस्या ही है, चाहे वो पानी की हो, सीवेज सिस्टम की हो, साफ सफाई की हो, पढ़ाई लिखाई की हो, या किसी भी प्रकार की, आपको हर जगह समस्याएं हैं। और उन समस्या हर जगह होती है, लेकिन उसका कोई ठोस हल निकालना ये नगर पालिका का कार्य है। ग्रांट लेकर सरकार से मंजूरी करवाकर पैसे को खराब करना नगर पालिका का कार्य नहीं है। सबसे पहला जो मेरा उद्देश्य रहेगा वो साफ सफाई का रहेगा, जिससे हम बीमारियों को टाल सकेंगे। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां जो हैं वो, अब सीवेज सिस्टम जो डाला गया बरवाला के अंदर, पहले खुली नालियां थी, सीवेज सिस्टम डाला गया, उनकी कोई सही तरीके से आर्किटेक्ट से ना तो ये नपाई हुई कि कितने क्यूबिक लीटर जो पानी है इनमें से पाइपों में से पास होना है, और कितने इंची पाइप डलेंगी कि ये सारा वेस्ट बाहर निकलेगा। आज लगभग 70% जो सीवेज सिस्टम है बरवाला का वो ब्लॉक चल रहा है। और ये जब तक नई तकनीकों के साथ नक्शा बनाकर एक प्रॉपर लेवल करके पूरे शहर का, इस प्रकार नहीं कि एक गली की ग्रांट आई और उसका सीवेज का काम शुरू कर दिया। ये काम बरवाला के पूरी एकता बना के हर एक वार्ड की काम को शुरू करना पड़ेगा, जिसके अंदर बाहर के जो आर्किटेक्ट हैं, जो बड़े बड़े शहरों के सीवेज सिस्टम को सेट करते हैं, उनसे नक्शा पास करवा के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक का लेवल करवा के कि किस तरफ ढाल डाले कि पानी ब्लॉक ना हो। और सबसे मेन बात, जब सीवेज सिस्टम डलवाए गए तो घरों के कनेक्शन तो मेन हॉल में कर दिए गए, लेकिन जो बरसाती पानी है उसकी निकासी कहाँ छोड़ी। जब तक निकासी बारिश के पानी की नहीं होगी तो सड़क भी बैठेंगी, और जो आसपास का खुला पानी घरों से बाहर भी जाता है, डुलता है जो पानी, उसकी कोई निकासी का प्रबंध नहीं किया गया। मेरे हिसाब से मेन हॉल के जो ढक्कन हैं, जिस प्रकार हम बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, उनमें जालियां लगी होनी चाहिए, ताकि जो कचरा है वो ऊपर रह जाए, जिसको नगर पालिका के कर्मचारी ले जाएं उठा के, और जो पानी है वो सीवेज सिस्टम के थ्रू, अब जहाँ भी हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे वहाँ पहुँचे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात की जाए तो सबसे जो दुनिया का बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट माना गया है उसका नाम है क्लियर फॉक्स। वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लांट है, जिसके अंदर एक बार आपने पैसा लगा दिया, आपको वहाँ पे बिजली का मीटर भी नहीं चाहिए उसको चलाने के लिए, ना ही कोई उसका फिल्टर चेंज होगा जो पानी को फिल्टर करेगा। वो अपने आप से एक बार की पूंजी लगने के बाद जिंदगी भर अपना काम करेगा। सीवेज के पानी को साफ करके हमारे आसपास के किसान भाइयों को भी पानी की समस्या है, यहाँ बोरिंग का पानी फसल के योग्य नहीं है, उनको पहुँचाया जाए। हमारा जो आज इस नगर पालिका के चुनाव में जितने भी चेयरमैन प्रत्याशी हैं, सबको घूम फिर कर सिर्फ 3 या 4 चीज़ें नजर आती हैं
कि सीवरेज सिस्टम ठीक करवा देंगे, स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे या ये सब। और जहाँ तक है जनता की मांग भी यहीं तक रहती है। मैं मेरी जनता की मांग भी आगे लेके जाऊंगा और जो बरवाला के कार्य हैं उनकी भी मेरी सोच बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये नहीं कि जो सिर्फ नगर पालिका है, मैंने इस बरवाला को आगे लेके जाना है। चाहे वो पढ़ाई लिखाई का काम हो, स्कूलों में स्मार्ट क्लासों के काम, साइंस की लैब के काम, बच्चे किताबों में तो पढ़ पा रहे हैं लेकिन उन चीज़ों का प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद जो है पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एमकॉम हूँ। जब तक एक बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ले लेगा वो एक किताबी कीड़ा बन के रहेगा। किताब की नॉलेज सिर्फ एक पेपर पास करने की नॉलेज है। अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है, तो नौकरी में आगे बढ़ना है, अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो आपको समाज की और प्रैक्टिकल नॉलेज, कौन सी थ्योरी आपको कैसे पढ़ाई गई, उसका समाज में, उसका अपने उसी सब्जेक्ट में उपयोग कैसे किया जाएगा, वो जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो मैं एक दावा ठोकता हूँ कि मेरा जो नगर पालिका मेरे थ्रू बनेगी, मेरे टीम के थ्रू बनेगी, उसके अंदर हम सिर्फ सरकार की ग्रांटों पर निर्धारित नहीं रहेंगे। हम इस मिट्टी में इतनी शक्ति है, इतनी जान है, जो भी छोटे मोटे खर्चे नगर पालिका के हैं वो इस मिट्टी से कमा के मैं नगर पालिका को दूंगा। उसके बाद जो भी मुझे जो मासिक वेतन एक चेयरमैन को नगर पालिका देती है, मैं वो भी नगर पालिका को वापसी एक डोनेशन के रूप में, एक बरवाला की मदद के रूप में देना चाहूँगा। जो भी चेयरमैन की डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम्स हैं, मैं सभी की सभी कलेक्ट करके वापस नगर पालिका में दे के और बरवाला के विकास में ही लगाऊंगा। मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ। कम से कम सफाई कर्मचारियों पे बात आए तो नए 200 सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे और उनका भी कुछ ऐसा एक प्लान है, ऐसी एक पॉलिसी हमने बनाई है जो चेयरमैन बनने के बाद इम्प्लीमेंट की जाएगी, जिससे उनका वेतन भी हम खुद निकालेंगे। हमें सरकार की ग्रांट पर निर्धारित नहीं रहना। मेन मकसद है 24x7 और 365 दिन बरवाला के अंदर सफाई का काम एकदम निर्धारित जो स्पीड होगी उससे चलना चाहिए। और उसके बाद मेरा जो अगला पॉइंट है वो दौलतपुर वाली जो नहर है वो महीने में एक हफ्ता चलती है, जिसके कारण हमारे वाटर वर्क्स के जो टैंक हैं, आज तक जब से वाटर वर्क्स बना है उसके टैंकों की सफाई तो बेशक हुई हो साल 2 साल में, लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है। नए टैंक बनाने का कार्य किया जाएगा, जिसके कारण साल में एक बार जो राजली वाली ब्रांच जो नहर है हमारी बरवाला ब्रांच, वो अगर बंद भी रह जाए तो बरवाला का कोई भी व्यक्ति प्यासा नहीं रहेगा। घर घर पानी पहुंचेगा, रूटीन से पानी पहुंचेगा। दौलतपुर वाली नहर की बात की जाए तो अभी फिलहाल महीने में एक हफ्ता उसमें पानी चलता है, जिससे हमारी यही जो टैंक है नहीं भर पाते। हमारे नए टैंक बनने के बाद हमें कम से कम 15 दिन पानी चाहिए, जिससे पूरे बरवाला में लगातार पानी पहुंचे, एक नियमित रूप से पानी पहुंचे। जहां जितनी ज़रूरत है वहां उतनी ये बेसिक नेसेसिटी अवेल करवाई जाए। मैं भाई साहब बहुत शर्मनाक मुझे फील हुआ, बसंत कॉलोनी हांसी जींद रोड से जो भदौड़ रोड कटता है वहाँ की कॉलोनी है। मेरा डोर टू डोर प्रोग्राम था। हम सारे सीवेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो एक पानी पीने से सेकेंडरी चीज़ है वो भी एक बेसिक नेसेसिटी, लेकिन पानी पीने से जो एक सेकेंडरी चीज़ है वहाँ पर आज तक एक बहुत शर्मनाक चीज़ मानता हूँ मैं इस चीज़ को बरवाला के लिए। बरवाला के वो भी हमारे बरवाला वासी हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन आज तक वहाँ पर वाटर वर्क्स की पाइप भी नहीं पहुँची। मेरी माताएं बहनें वहाँ पर आज भी सिर पर गागरी उठाकर पानी लाती हैं। ये एक कस्बे के लिए, एक टाउन के लिए बहुत मैं शर्मनाक चीज़ मानता हूँ। ना ही वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट की उपलब्धि है, ना कुछ। उस कॉलोनी की कोई भी बात नहीं सुनी जा रही। जो ऐसे मुद्दे हैं, सबसे पहले कार्य यहाँ से किया जाएगा। हमारी एक लिस्ट जो है मेरे एजेंडे के अंदर 45 से 50 कार्य हैं जो मैं बरवाला में करवाना चाहता हूँ। मैं इस चीज़ का दावा ठोकता हूँ कि अगर हमारा कोई रिश्तेदार, हरियाणा का कोई वासी नहीं, इस हिंदुस्तान का कोई वासी बरवाला के आसपास से गुजर रहा होगा
तो उसकी ये दिलो इच्छा होगी कि मैं बरवाला से होके गुजरूं, उस बरवाला के अंदर जो नई तकनीकों से काम किए जा रहे हैं वो मैं देख के गुजरूं, और एक नई सोच, एक पढ़ी लिखी सोच से जो काम किए जा रहे हैं, सबकी सहमति से जो काम किए जा रहे हैं, उनको देख के गुजरें। सबसे पहला जो उद्देश्य है वो एकता का है। हमारा ये नहीं कि हमारा एक मोहल्ले की ग्रांट पास हुई और हमने वही काम शुरू करवा दिया। मोहल्ले के लोगों से, गली के लोगों से सलाह करके उसके बाद कार्य शुरू किया जाएगा। और मैं विश्वास देता हूँ, कई लोगों का ये मानना है कि सबकी सुनेंगे तो कार्य नहीं किया जाएगा। अगर आप एक पढ़ी लिखी सोच रखते हो तो आप हर एक बंदे को, चाहे वो लिटरेट हो चाहे इलिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, सबको आप एक सहमति के साथ उनकी सहमति ले सकते हो, उनको समझाना। आज ये हमारा नगर बरवाला एक बहुत छोटा सा शहर है, इलेक्शन जारी है, ठीक है, मैं भी एक चेयरमैन प्रत्याशी हूँ, और भी हैं, सब हमारे भाई हैं। लड़ाई है तो सिर्फ विचारों की। हमारे विचार आप सुनिए, उनको जांचिए, परखिए। ये जो आपकी आत्मा का दान है, आप अपनी आत्मा से दीजिए, कोई हमारा तुम्हारा मत कीजिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक छोटा सा उदाहरण लूँ। अगर हम दो जने किसी भी बिरादरी से दिल्ली में चले जाएं और मिल जाएं कि भाई तू बरवाला का है, वो कहते हैं कि भाई ये तो हमारा भाई है, तो बरवाला में आके वो जात पात क्यों, वो बिरादरी बख्श क्यों? मैं आज भी 36 बिरादरी का भाई हूँ। मैं अपनी मर्जी से भी और 36 बिरादरी की आवाज़ से मैं एक कैंडिडेट उतरा हूँ, चेयरमैन प्रत्याशी उतरा हूँ, और मैं दावा करता हूँ कि एक चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, सबकी सहमति से मैं लेके काम करूँगा। जो मेरा चुनाव चिन्ह आया है वो बस का निशान आया है। मेरी पहली पसंद बस का निशान था। मैंने बहुत सोच समझ के बस का निशान भरा। उस बस के अंदर एक बार मेरा फर्ज है कि मैं सबको सवार करूं, एक एकता की बस बनाएं, एक भाईचारे की बस बनाएं। कुछ प्रत्याशी, मैं किसी के ऊपर भी कोई कमेंट नहीं कस रहा, लेकिन एक फिर भी बातों बातों में एक बात कहूँगा कि एक प्रत्याशी कह रहा है कि भैया पेड़ का निशान है, छांव देगा। हमारे यहाँ पर तो नारियल की खेती होती नहीं जी, सबको पता है। मैं बेंगलोर रहा हूँ 1 महीना किसी कार्य से, वहाँ सड़क पर चलते चलते भी नारियल के पेड़ हैं। मैंने आज तक नारियल के पेड़ को छांव देते हुए नहीं देखा। जो 2-4 सदस्य उस पेड़ पर चढ़ना जानते हैं वही उस पेड़ से फल तोड़ पाएंगे। जो फल की आशा में नीचे खड़े रहेंगे, जब वो फल गिरेगा तो वो सिर में चोट भी देगा। मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ, जो मेरा निशान है वो मेरी सोच का निशान है, मेरी पहली पसंद का निशान है। मैं इस बस को एक एकता की, एक बरवाला की, एक भाईचारे की बस बना के आगे बढ़ूंगा, इस बात का मैं दावा करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ जैसे ही थोड़ी सी, अब गर्मियों का वक्त है, हम ये नहीं कह सकते कि हे राम बरस जा। ये पता है कि भैया ये गर्मी तो सहन हो जाएगी, लेकिन चिक्कड़ में चलना, ये गोटे गोटे पानी पजामे टांग कर जो मेरी माताएं बहनें सड़क पार करती हैं, वो देख के एक बहुत शर्मनाक चीज़ जो है हमारे आगे आती है। इस सीवेज सिस्टम का एक ऐसा सुधार कर दिया जाएगा कि अगले आने वाली चाहे 15 साल 3 प्लान तक भी सीवर सिस्टम को मत छेड़ना। बरवाला के अंदर अगर कहीं पानी खड़ा मिल जाए तो मैं दोबारा कभी किसी भी चुनाव का प्रत्याशी बनके आपके आगे नहीं आऊँगा। उसके बाद पुराने बस स्टैंड पर, नए बस स्टैंड पर जो मेरे रेडी वाले भाई हैं वो इतने चिक्कड़ में खड़े होते हैं, भाई साहब अपनी रोजी रोटी के लिए वो सब कुछ करते हैं। उनको देख के भी एक शर्मनाक चीज़ मेरे दिमाग में आती है। मैं कमेटी नगर पालिका की जो भी मौके की जगह बाजार के पास से पास होगी, वहाँ पर रेडी मार्केट बनवाने का काम करूँगा, जहाँ सारे भाई अपनी रेडियाँ वहाँ लगाएंगे। एक नया बाजार, रेडी बाजार का उद्घाटन हमारी नगर पालिका के द्वारा करवाया जाएगा। उसके बाद वार्ड नंबर 16, 17, 18 जो भी टोहाना से हिसार जाते हुए राइट साइड के वार्ड हैं, हो सकता है कोई एक वार्ड मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उन वार्डों में 1947 से लोग रह रहे हैं, आज भी वहाँ मालिकाना हक नहीं है, उनको लाल डोरे से बाहर का बोला जाता है। ये उद्देश्य जो है भाई साहब 1947 से लेके आज 2022 इतने सालों से जो लोग वहाँ रह रहे हैं, वो वहाँ सिर्फ अपने घर के, अपने वार्ड के नहीं, वो बरवाला के मालिक हैं। उनको लाल डोरे में लाया जाएगा। किसी भाई ने, अब किसी
किसी भाई का जुगाड़ है कि भैया प्लाट तो ले लिया, बैंक से लोन करके मकान बना लूंगा। जब तक जमीन लाल डोरे से बाहर होगी कोई बैंक लोन नहीं करता। मैं वादा करता हूं इस चीज का, सभी मेरे भाइयों को मालिकाना हक दिलवाया जाएगा, पक्के घरों में उनकी गिनती करवाई जाएगी, लाल डोरे के अंदर गिनवाया जाएगा। और उसके बाद 1 लाख के आसपास की आबादी है हमारे यहाँ की, एक सिविल हॉस्पिटल है यहाँ बरवाला का। अगर जहाँ हम आज भी बैठे वार्ड नंबर 1 में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ पर आज कोई अगर बीमार हो जाए, अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते, एक लापरवाही है कि भैया अस्पताल बहुत दूर है। हर कोने पे मैं वादा करता हूँ, हर कोने पे एक उतना बड़ा नहीं तो एक इमरजेंसी जो फार्मेसी है सरकार द्वारा खुलवाई जाएगी। मैं बारी बारी एक चीज़ का दावा करता हूँ, मेरे कम से कम 50 से ऊपर उद्देश्य हैं, और अगर वो मेरी बरवाला की जनता मुझे सफल बनाएगी, उन उद्देश्यों को मैं पूरा करूँगा। आप देखेंगे कि ये बरवाला क्या था और क्या हो गया। मैं अपना हर एक प्रयास अपने तन से, मन से और धन से मेरी इस मिट्टी के लिए करूँगा जिसने 26 साल मुझे पाला, मुझे पोसा, मुझे इतना बड़ा बनाया। मैं आज अपने बिजनेस में भी अगर कामयाब हूँ तो उसके भी कारण मेरी बरवाला की मिट्टी है, मेरे बरवाला की मिट्टी के संस्कार हैं, जो मैं इतने बड़े बंदों में भी बैठकर अपने बिजनेस की डील करता हूँ और उनमें सक्सेस करता हूँ। मैं इस मिट्टी का कर्ज कभी जीवन में नहीं चुका पाऊंगा, इसीलिए मैं आगे बढ़ के आया हूँ। ये एक 36 बिरादरी का कैंडिडेट है, ना हमारा ना तुम्हारा, ये सबका कैंडिडेट है। आपका भाई आयुष शर्मा, सुपुत्र श्री सीपी शर्मा, आपसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आने वाली 19 तारीख को बस के सामने वाला बटन दबाएं और मुझे नहीं, खुद को विजयी बनाए। उस भाईचारे की बस में, उस एकता की बस में सवार हो जिसमें हम सब एक होके चले। नारे सब लगाते हैं कि भाईचारे की एकता जिंदाबाद, लेकिन वो भाईचारे की एकता इलेक्शनों के जब परिणाम आते हैं उसके बाद कहाँ जाती है। मैं अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा एक्सपीरियंस इस इलेक्शन के अंदर भी बरवाला के विकास कार्यों पर लगा रहा हूँ। डोर टू डोर में जा रहे हैं, एक एक गली की समस्या पता लग रही है, एक एक मोहल्ले की समस्या पता लग रही है। डोर टू डोर का उद्देश्य ये नहीं कि जाके अपना पर्चा पकड़ाया, माता जी बहन जी हमें वोट देना, नहीं। डोर टू डोर का उद्देश्य है कि उस गली में घुस के, उस मोहल्ले में घुस के वहाँ की समस्या जानो कि इस गली में हमने कल को चेयरमैन बन के क्या विकास करवाना है, इसके उद्देश्य क्या है। और उसके बाद मैं अपना अगला जो पॉइंट है वो ये है कि वार्ड नंबर 6 और 7 कल की बहुत शर्मनाक, मैं एक आपके सामने एक छोटा सा जो सीन था वो व्यक्त करूंगा। मेरा कल हीरा कॉलोनी वार्ड नंबर 7 में डोर टू डोर चल रहा था। वहाँ कुछ पत्रकार भी आए हुए थे अपना सर्वे करने। तो जैसे ही मैंने अपना डोर टू डोर प्रोग्राम शुरू किया, वहाँ सामने दिख रहा था कि हमने भी पजामे ऊपर टांग कर अपना डोर टू डोर प्रोग्राम किया। सीवरेज सिस्टम पिछले 4 दिनों से ब्लॉक था, बिल्कुल ओवर हुआ था। वहाँ से एक्सक्रीशन का काम नहीं हो पा रहा था। मैं एक प्रचार करते हुए लोगों की बात सुनी, मेरे शहरवासियों की बात सुनी, मैंने अपना चलता प्रचार रोका। मैं किसी लालच में ये प्रचार नहीं कर रहा। मैं बारी बारी, मेरा एक ही नारा है कि ये चेयरमैन के वोट नहीं मान रहा, ये एक सेवादार बना दो। मैं सेवा करता आया हूँ और करता रहूँगा। ये इलेक्शन लड़ना है तो सिर्फ उसका एक कारण है भाइयों, अगर हमने मिलकर कामयाब होना है तो हमारे हाथ में नतीजे लेने की पावर, डिसीजन टेकिंग पावर हमारे पास होनी चाहिए। तभी हम अपनी सोच को इस बरवाला शहर के अंदर ला पाएंगे, यहाँ का विकास कार्य करवा पाएंगे। उसके बाद जो बरवाला की रेजिडेंशियल एरिया में कॉलोनियाँ भैया अवैध सब काटते आ रहे हैं, अवैध कॉलोनियाँ सब काटते आ रहे हैं। हम वैध कॉलोनियाँ काटेंगे और काटेंगे भी तो नगर पालिका की रेजिडेंशियल एरिया में जो ज़मीन है वहाँ पर। किन के लिए काटेंगे? अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं। जो बेसहारा लोग, मेरी जो विधवा माताएं
मेरे जो बीपीएल परिवार के लोग जिनके पास पक्के मकान नहीं है, मैं दावा करता हूं इस चीज का, नगर पालिका की जमीन में 100-100 गज के प्लाट काट के हर एक बरवाला के क्षेत्रवासी के पास एक पक्की छत होगी और वो जमीन लाल डोरे में आएगी। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जब तक लाल डोरे की जमीन नहीं होगी आपको लोन नहीं मिलेगा। प्लाट नगर पालिका देगी, प्रधानमंत्री आवास योजना से उनकी मदद की जाएगी और बैंक से भी उनका लोन करवाया जाएगा कि उनको बनाने में उनकी मदद हो सके। हर एक भाई रात को ये सोच के ना सोए कि मैं एक कच्चे मकान में या एक झोपड़ी में सो रहा हूँ, बारिश के, तूफान के, आंधी के दिन है, कभी रात को मैं मेरी नींद पूरी ले पाऊंगा या नहीं। मैं इस चीज का वादा करता हूं, एक बार सोने के बाद आप सुबह बिल्कुल निफराम होकर उठेंगे। ये आपके भाई आयुष शर्मा का वादा है। ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा लंबा ना करते हुए जो मेरे मेन उद्देश्य थे, ये सिर्फ सीवेज सिस्टम, पानी, स्ट्रीट लाइट को लेके ही नहीं, बच्चों के जागरूक जो भविष्य है उनको हमने ब्राइट फ्यूचर लेके आना है। पढ़ाई लिखाई भी देखनी है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी देखना है, हर एक चीज, हर एक महकमा हमने साथ लेके चलना है। नगर पालिका का मतलब नगर पालिका नहीं, पूरा बरवाला है। चेयरमैन का मतलब चेयरमैन मत समझना, मैं अपने आप को आपका सेवादार मानूंगा और आप भाई मेरे 36 बिरादरी अब मेरे को, अपने बेटे आयुष शर्मा को अपना एक बरवाला का रिप्रेजेंटेटिव मानना, जो आपकी सारी समस्याएं सरकार तक लेके जाएगा। और मैं वादा करता हूं, मेरी पढ़ाई लिखाई के दम पर, मेरे खुद के विश्वास के दम पर, मेरे जनता के साथ के दम पर हम अपना हर कार्य सफल बनाएंगे। इसी के साथ मैं एक आखिरी अपनी अपील करूंगा कि आने वाली 19 तारीख को, आने वाली 19 जून को इस एकता की बस में, इस भाईचारे की बस में सभी भाई मेरे सवार हों और इस जीत को, अगर जीत प्रयास करना मेरा फर्ज है, जीत दिलवाना मेरी जनता का काम है। अगर इस बार 2022 के चुनावों में आप मुझे विजयी बनाते हैं, मैं इसको अपनी जीत नहीं मानूंगा। 2027 के इलेक्शन में मैं जनता की सेवा में रहूंगा और वो एक ऐसा इलेक्शन आएगा, मेरे 5 साल के कार्यकाल का जो समय रहेगा वो एक ऐसा मिसाल पैदा करेगा कि 2027 में मुझे ना डोर टू डोर, ना किसी से वोट मांगना होगा। 36 बिरादरी का एक ही नारा होगा कि भाईचारे की आवाज, भाई आयुष शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो जीत मैं अपनी जीत मानूंगा। इसी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इस आए हुए पत्रकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक अर्जेंट नोटिस पे अपने भाई का और इस बरवाला वासी का, बरवाला शहर वासियों के लिए ये पैगाम हर एक जनता तक पहुंचाना। मेरे पास जितना भी समय होगा मैं डोर टू डोर, मोहल्ला सभा, नुक्कड़ सभा करता चलूँगा। लेकिन अगर किसी भी भाई के पास किसी कारण, किसी वश ना पहुँच सकूँ तो मुझे पहुँचा मानना, क्योंकि ये आयुष शर्मा का नहीं, बरवाला की एकता का और एक 36 बिरादरी का कैंडिडेट है। ये आपका कैंडिडेट है, ये मैं नहीं। आप चेयरमैन बनेंगे, मैं आपका सेवादार रहूँगा। आने वाली 19 तारीख को बस का बटन दबाकर उस विजयी बस में, उस एकता की बस में सवार हो और अपने इस सेवादार को सेवा करने का मौका दें। सेवा मैं फिर भी करता रहूँगा। मेरे पास डिसीजन टेकिंग पावर होंगी तो हम कार्य अपना और प्रगति पर और तेजी से कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई, आपका बेटा आयुष शर्मा। आयुष जी, आपने लगभग 20 से 25 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें बरवाला की तमाम समस्याओं का जिक्र कर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो वादे आपने किए हैं, ये जो मुद्दे जो आपने उठाए हैं, ये चुनाव के समय ही याद क्यों आते हैं? साहब, मेरा पहला चुनाव है, मैं आपको इस बात का जवाब भी दूंगा, लेकिन मेरे ये पहले चुनाव और पहला वादा है। मेरा जो बिजनेस है वो मेरी मैनेजमेंट टीम संभालती है। इसी चीज़ को देखते हुए मैं ये वादे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं ये एक एक अपना ज़िंदगी का जो सेकंड है, मैं इस मिट्टी को आत्मसमर्पण करूँगा। झूठे वादे वो करते हैं जिनके पास इलेक्शन के बाद सिर पर और जिम्मेवारियां हैं। मैं पूरे अपने
तन मन धन से मेरे इस शरीर को भी, इस मिट्टी को आत्मसमर्पण करूंगा। और जो बंदा इतनी शिद्दत से कार्यकाल सिर्फ बरवाला का नहीं, अपने जीवन में भी आप भाइयों को भी कहूँगा, आप भी बहुत पढ़े लिखे सब जनता जनार्दन है, आप सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहा जाएगा, वो कामयाबी सफलता हासिल करने के लिए पूरी कायनात आपके साथ लगेगी। अगर मैं अपना 100% इस शहर को दूंगा तो मेरी जनता भी मेरे साथ रहेगी। और ये मेरे वादे को झूठे वादे नहीं, मैंने अपनी समझ से, अपनी सोच से और ऐसा कोई वादा नहीं किया जो होने लायक ना हो। सब एक प्रैक्टिकल तौर से सोचकर ये एजेंडा तैयार किया गया है, इसमें कोई भी वादा झूठा नहीं है। मैं इस चीज़ का आपको आश्वासन देता हूँ। बरवाला नगर पालिका में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के लिए आपके पास क्या पॉलिसी? भ्रष्टाचार होता है जी भ्रष्टाचारियों के द्वारा। इन भ्रष्टाचारियों जो और भी प्रत्याशी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सब ने अपना अपना कार्यकाल निभाया हुआ है नगर पालिका में। आप उनके भी वार्डों में और उनके शहर बरवाला में आप देख ही रहे हैं कितना विकास है। इन भ्रष्टाचारियों को देखते हुए मेरे भाइयों ने मुझे आगे किया है। मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ कि भ्रष्टाचार शब्द का नाम किताबों में तो आएगा, लेकिन बरवाला के किसी काम को लेकर किसी न्यूज़ में, किसी अखबार में भ्रष्टाचार का नाम मैं नहीं आने दूंगा। मैं इस चीज़ का आश्वासन देता हूं। आपके सामने ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको की राजनीति का शहंशाह कहा जाता है, उनको किस प्रकार से मात पाएंगे? राजनीति वाले अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये सेवादार आपकी आशीर्वाद मांग रहा है। आपके हाथ में है कि आपने बरवाला में राजनीति करवानी है या सेवा। इस बात की क्या गारंटी है आयुष शर्मा जी? आप जैसे पहले जो प्रत्याशी आए हैं जी, वो मैनेज हो गए, जनता का पैसा जो है जी, वो कहीं ना कहीं आज शीरों में बंद पड़ा है, वो पैसा कहीं ढक्कनों में बंद पड़ा है। इस बात की क्या गारंटी है कि आप आने वाले समय में जनता की जो बातें हैं, जनता के जो आपने वादे किए हैं, उन बातों में खरा उतरोगे? कहीं आप सरकार और प्रशासन से मैनेज तो नहीं उतरोगे? साहब, सन 92 से 97 तक मेरे पिताजी वार्ड नंबर 9 से एमसी रहे। वो एक बाढ़ का समय था जिसके अंदर मेरे पिताजी ने किश्तियों में चलकर जहाँ तक पहुँचा गया उससे भी आगे बढ़कर इस जनता की सेवा की। उनके संस्कार, मेरे बुजुर्गों के संस्कार, मेरी एक सोच है, मेरे चाहे कोई भी बुजुर्ग हैं उसमें सब मेरा परिवार, मेरा शहरवासी सब आ गए। मेरी एक सोच है कि सबके विचारों में से सकारात्मक विचार इकट्ठे कर कर मैं अपनाता हूँ, उसमें चाहे कोई भी हो। मेरे पिताजी ने जिस प्रकार 92 से 97 के दौर में जो बाढ़ आई, एक नॉमिनेटेड एमसी होते हुए बाढ़ग्रस्त लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किया, दवाइयाँ दिलवाई, उन तक खाना पहुँचाया। उसके बाद भी 97 से लेकर 2022 तक कोई राजनीति का कोई प्लान नहीं रहा था। लेकिन फिर भी मेरी एक सवाल का जवाब ले लो, अगला सवाल मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। लेकिन एक सवाल का जवाब पूरा होने के बाद, जिस प्रकार उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के 97 से लेकर और 22 तक भी हमारे दरवाजे पर जो भी व्यक्ति शहरवासी आया उसकी तन मन धन से, चाहे वो सरकार की हो, प्रशासन की हो, कोई भी सेवा हो, वो मेरे बरवाला वासी जानते हैं। जिनके कार्य हुए हैं वो जानते हैं कि हम करते आए हैं और आगे भी। मैं चेयरमैन के वोट नहीं मांग रहा, मुझे अगर चुनो तो बरवाला का सेवादार चुनना, चेयरमैन प्रत्याशी लगाना एक प्रोटोकॉल के अनुसार, एक सरकार के द्वारा जो पद दिया गया है उसके अनुसार है। मैं अपने आप को चेयरमैन बनने के बाद भी इस धरती का सेवादार ही मानूंगा। जैसे आपने जितने बड़े बड़े वादे किए हैं, इससे इतने बड़े बड़े वादे करके यहाँ के विधायक जो है वो जीत दर्ज करवा पाए थे, लेकिन समस्याएं आज भी जो की तो हैं। साहब, उन्होंने इससे बड़े वादे किए थे, वो आज साकार नहीं हो पाए। हमने लिख कर, रिसर्च कर मैं आज भी अपने सोशल मीडिया, अपने फेसबुक, अपने इन चीज़ों के द्वारा लोगों तक पहुंच रहा हूं। डोर टू डोर प्रोग्राम भी चल रहे हैं। उसके बाद भी जो मेरे पास रात का समय बचता है, सोने का समय बचता है, उस समय को छोड़कर, सोने को छोड़कर मैं आज भी अपनी पॉलिसियां बना रहा हूं। मैं वादा करता हूं कि जिस दिन भी मैं इस नगर पालिका के चेयरमैन की शपथ लूँगा, उसी दिन कम से कम 50 एजेंडे मेरे पास तैयार हैं
उससे भी ज़्यादा एजेंडे उसी दिन अनाउंस किए जाएंगे और पहले दिन से उन पे कार्यकाल शुरू किया जाएगा। जैसे आपने समस्याओं का जिक्र किया, उन्हीं समस्याओं में दो बड़ी समस्याएं हैं। एक आवारा पशुओं की है, दूसरी शहर में काफ़ी चोरियां होती है। कोई भी प्रत्याशी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, जैसा कि हमने आपकी लगभग 20-25 मिनट की कॉन्फ्रेंस में देखा, आपका भी इस तरफ ध्यान नहीं था। मेरे एजेंडा के अंदर 13वें नंबर का जो पॉइंट है वो पूरे शहर को सीसीटीवी कवरेज में लाना है। मैं आपको कह रहा हूं कि जो मेन समस्याएं हैं, ऐसे अगर मैं मेरे 50 के 50 एजेंडा लेके आऊंगा तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा नहीं तो 3 घंटे की पहुंच जाएगी। मैं जो मेन एजेंडे हैं, सबसे पहले मेरी सोच कहाँ तक है, मेरे विचार कहाँ के हैं, मैं सिर्फ उनको व्यक्त करना चाहता हूँ। एक एक एजेंडे पर काम किया जाएगा। 13वें नंबर का जो मेरे जो पॉलिसीज़ मैंने तैयार की हैं, 13 नंबर पर आपका जो चोरियों वाला आप कह रहे हैं, 13वें नंबर पर सीसीटीवी कैमरे का लगवाने का कार्यकाल शुरू कराया जाएगा। और दूसरी बात, आवारा पशु, जख्मी आवारा पशु की सेवा हम आज भी करते हैं। मैं विकलांग गौशाला का एक सदस्य हूँ। नंदीशाला बरवाला में बनाई गई, वादे करने और उनको एक बार के लिए पूरा करना आसान बात है, उनको लगातार चलाना मुश्किल है। आपने कहा कि आपसे भी बड़े वादे, हम खुद से बड़े वादे तब करेंगे जब हमारे पास उनका कोई ठोस हल होगा कि हाँ आयुष शर्मा, ये इससे बड़ा वादा तब कर तू पूरा कर पाए। मैं उससे बड़े वादे नहीं करूँगा, लेकिन अगर ये वादे आपको मेरे बड़े लग रहे हैं तो हाँ, ये बड़े वादे वो बड़े वादे हैं जो आपका बेटा, आपका सेवादार आपको पूरे करके दिखाएगा। आयुष शर्मा जी, ऐसा तो नहीं है क्योंकि अभी जो चुनाव है, अभी कितने ज़्यादा चुनाव, कहीं ना कहीं आप किसी पोजीशन में दिख रहे हैं। कुछ पार्टियों की जो नज़र है ऐसे कैंडिडेटों को होती है जो कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति पे होते हैं। आप अच्छी पोजीशन में, जैसे जनता के जो सर्वे हैं, जनता जो बता रही है, जो मीडिया के जो सर्वे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रातों रात आपको कोई मीडिया या कोई पार्टी, बड़ी पार्टी आपको मैनेज कर ले, उसके बाद जनता का क्या रहेगा कि जनता आपके साथ लगी और आप रातों रात कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए। जैसे आज एमपी और विधायक कहीं न कहीं विदेश यात्राओं पर चले जाते हैं, कहीं जयपुर चले जाते हैं, तो कहीं उत्तराखंड चले जाते हैं, तो उस समय में जनता के साथ एक ठगा महसूस करेगी। तो ऐसे समय में आपका क्या आश्वासन है जनता के लिए? साहब, इस आपकी क्वेश्चन का जो जवाब है मैं एक काल्पनिक तरीके से देना चाहूँगा। अगर देखो, असंभव कुछ भी नहीं है, हो सकता है आपकी बात भी संभव हो, लेकिन उसमें कोई पार्टी वाला, कोई कैंडिडेट नहीं होगा, कोई मीडिया नहीं होगा। अगर किसी कारण मेरा हर चीज़ पर जोर है, मेरे दिमाग पर, मेरे दिल पर, खुद पर, लेकिन ये जो मेरी सांसें चल रही हैं इन पर मेरा जोर नहीं है। किसी कारणवश अगर 19 तारीख से पहले वो श्री जय श्री राम मेरे मालिक मेरी सांसें छीन ले, तो मेरा किसी को समर्थन बेशक हो जाए मेरे इस धरती पे से चले जाने के बाद, जब तक आयुष शर्मा जिंदा है ये इलेक्शन 22 तारीख शाम तक का रहेगा, मेरी विजयी प्राप्ति तक का रहेगा। आप ये वादे करते हैं, आपने कहा कि आश्वासन है आपका, आपके जो पिताजी ने जो किए वो विकास कार्य है, क्या उन्होंने बाढ़ का जो समय था उस समय भी आपके पिताजी ने यहाँ की जनता का साथ दिया और जनता का कहीं ना कहीं वो जो साथ था वो आपके पिता के साथ निभाया। क्या वही पीढ़ी या वही परिवार आपको भी आशीर्वाद देगी? साहब, अगर किसी ने, हम इस चीज़ को एहसान नहीं कहेंगे, मैं एहसान नहीं कह रहा, मैं साथ कह रहा हूँ, एहसान नहीं कह रहा। साथ की सुनो, लोग आजकल जो प्रत्याशी हैं वो परिवारों पर जाकर दबाव डालते हैं एहसानों के तरीके से कि हाँ फलाने समय में हमने तेरा वो काम किया था, आज हम खड़े हैं। अरे मैं उन प्रत्याशियों से भी एक गुजारिश करूँगा, खुद के लिए नहीं, इस बरवाला की जनता पे छोड़ दो, वोट मांगो एक सही कैंडिडेट के लिए। वो अपने विचार, हमारा कर्तव्य ये बनता है कि अपने विचार व्यक्त करें। वोट कहाँ देना है कहाँ नहीं, इसको जनता पे छोड़ दो। लोग अपनी जात पात का। आखिरी सवाल आपसे सर, एक सेकंड सर, कल आपने जल भराव था वहाँ पे वार्ड नंबर 9 में, वहाँ पे लोग जीने के लिए अपने आप को ये महसूस कर रहे थे कि सारी इंडिया बनी चले, क्योंकि सीवर का पानी 24 घंटे वहाँ भरा रहता है। आज वो पता नहीं किसने ठीक करवाया है, किस नेता ने करवाया है, किस समाज सेवी ने करवाया है। वहाँ की जनता कोई किसी व्यक्ति विशेष को सरे दे रही है। क्या लगता है कि वो जो फैसला था, क्या ऐसा सभी कैंडिडेट करें तो बरवाला का साफ सफाई नहीं हो जाए? साहब, सबकी मैं जिम्मेवारी ले नहीं सकता, मैं मेरी और मेरी टीम की संपूर्ण रूप से जिम्मेवारी लेता हूँ। जो भी हम वादे करेंगे इस शहर को वो निभाने लायक करेंगे।
वादे करने को मैं इससे बड़े बोल भी बोल सकता हूँ, इससे बड़े वादे भी किए जा सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ का कार्यकाल हमारी डायरी में तैयार है कि हमने विजयी होने के बाद कैसे काम स्टार्ट करना है, हम सिर्फ उस लिमिट तक वादे करेंगे जो निभाए जा सकेंगे। और कल भी शायद मैं 100% नहीं कह पाऊंगा, शायद आप भी वहाँ पर थे हीरा कॉलोनी में, आपके सामने मैंने अपना प्रचार बंद किया कि जिन मुद्दों को लेकर मैं वोट मांग रहा हूँ, आज अगर इलेक्शन होने से पहले इस सेवादार के सामने वहाँ पर उस चीज़ की तकलीफ है तो मैं सेवादार हूँ, आज भी, कल भी और हमेशा रहूँगा। पहले उस समस्या का हल करवाया जाएगा और रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जो यहाँ की सैनिटाइजेशन टीम है, उन्होंने हीरा कॉलोनी में अपना कार्य भी किया है, जितना उनसे बना उन्होंने रात को किया। बाकी आज की डेट में वो हीरा कॉलोनी की सफाई करवाकर मैं जब भी प्रचार शुरू करूंगा तो साफ सुथरी हीरा कॉलोनी की सड़कों पर करूंगा, उस सीवेज के पानी में मैं वोटें कभी नहीं मांगूंगा। आयुष शर्मा जी, आपसे आखिरी सवाल, आप जनता से क्या अपील करना चाहते हो? जनता से साहब यही अपील रहेगी मेरी हाथ जोड़कर कि इस आयुष शर्मा को नहीं, इस बरवाला की एकता को, बरवाला के भाईचारे को आप चेयरमैन अपना सेवादार चुने और बरवाला के कार्य करने के लिए हमारे हाथ में जब पावर होगी तो हम कार्य जो हमारा प्रगति पर चलना है वो और तेजी से चलेगा। और जी साहब, ठीक है। इसी के साथ मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सभी मीडिया जो मेरे दोस्त आए हैं, मीडिया चैनलों से आए हैं, प्रेस रिपोर्टर आए हैं, उनका धन्यवाद करूंगा। मेरे शहर वासियों का धन्यवाद करूंगा जो मेरे विचार सुनेंगे, उसको जांचेंगे, अपनी अंतरात्मा से वोट देंगे। मेरा चुनाव चिन्ह साहब एक एकता की बस है, भाईचारे की बस है। कृपया इसमें सवार हो और अपने भाई को, अपने भाई आयुष शर्मा को, सुपुत्र श्री सीपी शर्मा को विजयी बनाएं और इस बरवाला को एक ऐसा शहर बना देंगे कि हरियाणा ही नहीं, जिस तरीके लोग दूर दूर जाते हैं शहरों को देखने, उस लेवल का शहर बना देंगे कि हाँ, अगर कहीं पे साइंस का यूज़ हुआ है, एडवांस टेक्निक्स का यूज़ हुआ है, तो वो बरवाला जिला हिसार 12/51/21 में जाके देखें। मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।